करें शुरू। आप लास्ट क्लास में आए थे क्या? और कौन नहीं था लास्ट क्लास में? आप भी नहीं थे, आप भी आज आए हो। इसका दूसरा दिन है तो कंटिन्यूटी रखो भाई। अब आना शुरू कर दिया है तो कंटिन्यूटी सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि अगर आप किसी भी चीज़ को लगातार पढ़ते हो तो चीज़ें आसान होगी। नहीं तो हिंदी का ऐसा मामला है कि आज आप पढ़ रहे हो और कल नहीं आए और परसों आ गए, 12 बजी हुई है, गोल है पूरा का पूरा। चलो अभी तो बहुत कुछ बेसिक हम पढ़ रहे हैं, वर्ण का चौथा भाग है आपके बीच में। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अयोगवाह जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। अयोगवाह ध्वनियां किसे कहा जाता है? अयोगवाह ध्वनियां आदित्य किसे कहा जाता है? अयोगवाह ध्वनियां दो होती है। किसे कहा जाता है अयोगवाह? इस शब्द का अर्थ क्या था? बोलो। अयोगवाह तीन शब्दों से मिलकर बना ऐसी ध्वनियां जो स्वरों के योग के बिना वहन नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ऐसी आपके पास में दो ध्वनियां हैं। पहली ध्वनि का नाम है क्या? अनुस्वार, ठीक है। और दूसरी ध्वनि का नाम क्या है? विसर्ग, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अनुस्वार का साइन क्या होता है कि आपके जो खड़ी पाई है उसके ऊपर आप लगाते हो, लेकिन मैंने इसको दर्शाया था किससे? ए के साथ में। ए के साथ में विसर्ग अनुस्वार का प्रयोग क्यों किया जाता है? कौन बताएगा कि भाई मैं ए के ऊपर ही क्यों करूं इसका प्रयोग? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना भाई। मैं ए के ऊपर कर रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि ये ए क्या होता है बताऊं? स्वर। तो आपको हमेशा याद रखना अनुस्वार जो है वो हमेशा किसके ऊपर लगती है? स्वर के ऊपर लगती है। और उसी प्रकार से हमने ये जाना था ए के बाद में आप क्या लगाते हो? विसर्ग। इसका मतलब विसर्ग जो है वो हमेशा किसके बाद में आएगी? स्वर के। ए के बाद में नहीं, स्वर के बाद में। स्वर आपका कोई सा भी हो सकता है। तो अनुस्वार और विसर्ग दो अयोगवाह ध्वनियां होती है। अनुस्वार का जो प्रयोग है वो स्वर के ऊपर किया जाता है और विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। अगर किसी वर्ण में स्वर नहीं है तो उस पे क्या नहीं लगा सकते हो आप? उसके ऊपर अनुस्वार नहीं लगा सकते हो। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक उदाहरण दिया था। लेकिन मैं अगर आपके सामने एक शब्द लिखूं कंचन, कंचन शब्द लिखूं, तो यहां पे जो अनुस्वार दिखाई दे रही है वो कहां पे दिखाई दे रही है आपको? जो अनुस्वार आपको दिख रही है वो किसके ऊपर दिख रही है? किसके ऊपर? कै के ऊपर। भाई दिखने तो ये कै के ऊपर दिखेगी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। क्योंकि जब आप इस कै को लिखोगे तो आप ऐसा पाओगे कै तो आपका आधा हो जाता है और ये आपके अनुस्वार यहां चली जाती है। तो ये आपको मानना है कि अनुस्वार जो होती है वो हमेशा किसके ऊपर लगती है? स्वर के ऊपर लगती है। और विसर्ग जो आपके होती है, जैसे कि मान लो आपने शब्द लिखा लास्ट क्लास में रामहा, ये मां के बाद में नहीं है, ये किसके बाद में है? आ के बाद में है। तो ये दो चीजें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। बस ये आपका लास्ट क्लास का सेशन था। अब आ जाओ। स्वर 11 लिखवा दिया आपको, लिखवा दिए कॉपी में 11 स्वर। वापस लिखवा रहा हूं, फिर उनका वर्गीकरण करेंगे। याद है क्या 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? लिखवाऊं कॉपी में आपसे? बिना देखे लिख दो, फिर कॉपी में लिख दो फटाफट। बिना देखे हुए कॉपी में 11 स्वर लिख दो, क्योंकि स्वर के बिना भाषा है ही नहीं। क्योंकि जो मात्राएं हैं वो आपकी स्वर होती है। आगे चलकर हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो 11 स्वर आपको याद है क्या? वो लिख दीजिएगा। लो भाई, सफलता प्राप्त कर ली। एक रह गया भाई इसमें। हो गया 11। इसके ऊपर दो मात्रा कब से आने लग गई? तूने लिखे नहीं क्या? अच्छा लिख रही है अभी। आकांक्षा लिख गया?
पूरे हो रहे हैं कि 11? ये यहां से क्यों शुरू किया? उर्दू लिखेगा क्या भाई इधर से उल्टा? अच्छा पहले का छोड़ दिया, अब तो रफ करे यार पहले काम। ऐसे कैसे पता चलेगा काम है व्यवस्थित हो जाएगा? आज आज का काम रफ कर ले, फिर उनको सजा लेना अच्छे से। ये तो हुए नहीं यार, गड़बड़ है अभी, हुए नहीं अभी 11। ऊपर लिखे पड़े हैं, देख मिलान कर उसमें, ऊपर लिख रहे क्या, मिलान करो। हाँ तेरा भी 10 हो सी 11 हुआ कोई नहीं। ठीक है, री खाओगे तो 10 ही होंगे हैं? आपके तो 11 है, उनको बोल रहा हूं। तो देखो 11 स्वरों को मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि एक बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे आपके। कोई बात नहीं, याद है या नहीं है अब याद कर लेना। ठीक है, ए आ ई, उसके बाद में उ और ऊ, फिर उसके बाद में आपका री आता है और अग। हाँ री है तो ये ए आई ओ औ, ये 11 स्वर। अब इन 11 स्वरों की बात अगर करी जाए तो आप इनका वर्गीकरण करोगे प्रकारों की दृष्टि से। वैसे देखा जाए तो आप एनसीईआरटी की किताब देखोगे तो उसमें आपका स्वरों का वर्गीकरण दो एक ही प्रकार से है कि 4 छोटे स्वर होते हैं और 7 आपके बड़े स्वर, बस हो गया काम। लेकिन मैं आपको बड़ा बड़ा स्वरों का वर्गीकरण 4-5 तरीके से करवा देता हूं, हल्का सा डिटेल न बताकर, ताकि आप इन चीजों को समझ पाओ। कर लिया क्या ये नोट जो पहले का लिखा हुआ था? नए पेज पर हम नई चीज शुरू करते हैं, अगले पेज पर। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले लिखना है आपको स्वरों के प्रकारों का वर्गीकरण। यहां पर हेडिंग डालनी है आपको अपनी नोटबुक में, स्वर जो है उनके प्रकारों का वर्गीकरण। ठीक है, यहां पर आपके लिए है स्वरों के प्रकारों का वर्गीकरण। प्रकारों का वर्गीकरण, मैं स्वरों के प्रकारों का जो वर्गीकरण है वो 7 प्रकार से करवाता हूं। 7 प्रकार से भेद जो है इन 11 स्वरों के हम करते हैं। तो 7 प्रकार मैं आपको बता देता हूं, डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, ये बता दूंगा कि इस आधार पर ये होते हैं, इस आधार पर ये होते हैं। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण आपका आता है ना, वो आता है आपका ये स्वर जो है वो आपके बने कैसे, इस आधार पर लिख लो आप। लिखो, हेडिंग डालो आप पहली 1 नंबर पर, उत्पत्ति के आधार पर, या फिर आप व्युत्पत्ति के आधार पर, या फिर आप ठीक है संरचना के आधार पर, और या फिर आपकी बनावट के आधार पर। ठीक है, के आधार पर स्वरों के प्रकार, के आधार पर स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार के आधार पर स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। जब हम बात करते हैं तो इसके भेद कितने होंगे? 3। पहला भेद आपको क्या कह रहा है कि आपके जो ये 11 जो स्वर हैं, इन 11 स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई, या ये 11 स्वर बनते कैसे हैं, उस आधार पर देखें तो ये 3 तरीके से बनते हैं। कौन से वो 3 तरीके हैं वो आप पहले समझ लीजिएगा, फिर उनको नोट कर लेना। छोटा सा बस आप एक चार्ट बना लेना इन 3 प्रकारों का, और यहीं पर हम इनकी डिस्कशन कर लेते हैं इसी पेज के ऊपर। तो देखो सबसे पहला जो भेद है, सुना है क्या आपने इनके बारे में? सुना है? नहीं सुना? चलो फिर अब सुन लो, नहीं सुना है तो। पहला जो भेद है जिसको क्या कहा जाता है? मूल स्वर। जो 11 स्वर होते हैं उन्हीं का वर्गीकरण है। दूसरा जो भेद होता है उसको क्या कहा जाता है? यौगिक स्वर। क्या कहा जाता है? यौगिक स्वर। और तीसरा जो भेद आपका होता है उसे कहा जाता है योग रूढ़ स्वर। ठीक है, ये 3 प्रकार के स्वर है। टोटल स्वरों की संख्या कितनी है आपके पास में? 11। उन 11 को आप 3 भागों में बांटोगे। तो 11 जो है उनमें से आपके लिए ये वाले जो 11 आपको दिख रहे हैं, इन 11 में से आपका ए, ई, उ और री,
ये जो चार स्वर आपके कौन से होते हैं? ये जो चार आपके स्वर होते हैं, इन चारों का एक अलग जो ग्रुप है वो आपका बनता है। इन चारों को आप मूल स्वर बोलते हो। ठीक है, तो ये चार स्वर आपके कौन से हैं? मूल स्वर। कौन कौन से हैं बोलो? एक ए है, एक आपका ई, उ और री, ये चार, इन चारों को क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, ये मूल है। मूल का मतलब होता है कि अन्य स्वरों की सहायता इन्होंने नहीं ली, ये खुद अपने आप में मूल है। ए अकेला है, ई भी अकेला है, ऊ भी अकेला है, री भी अकेला है, लेकिन वहां पर योग होगा, वहां पर भी योग होगा, और वो भी योग किन का होगा? स्वरों का ही योग होगा। तो अब देखो, पिछले पेज पर वापस चलते हैं आपके सामने। अब देखो आपके सामने ऐसे स्वर, एक तो आपका आ, पेन चेंज करता हूं मैं। एक तो आपके सामने कौन सा आ स्वर है, एक आपका दीर्घ ई है और एक आपका दीर्घ ऊ है। ये जो तीनों जो स्वर आपके बीच में होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये तीनों स्वर। आप इनको देखोगे तो ये आ जो है वो ई से, इसी ए से बनता है। ये जो दीर्घ ई है वो इसी ई से बनती है, और ये जो ऊ है वो इसी ऊ से बनता है। यानी कि इन स्वरों को हम क्या बोलते हैं? जिनकी संख्या आपकी 3 है, वो कौन से है? यौगिक स्वर है। आ, फिर आपका ई, और उसके बाद में आपका ऊ। इनकी बनावट भी बता देता हूं, ये कैसे कैसे आपके बने हुए हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, आ कैसे बनता है? अगर ए में ए जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, अगर हर्स्व ई में वापस हर्स्व ई जोड़ दी जाए तो क्या बनेगा? दीर्घी। अगर ऊ में हर्स्व ऊ और हर्स्व ऊ जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? दीर्घ ऊ बनेगा। यह इनकी उत्पत्ति है। यह अपने आप में क्या है? मूल है। और ये क्या है? अपने आप में यौगिक। इनमें जो स्वरों का जो योग हुआ है वो कौन से स्वर है आपके? सिमिलर स्वर है, एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वर है, और नया बनता है वो भी उसी का दीर्घ रूप बनता है, इसलिए उनको यौगिक स्वर कहा जाता है। अब बताओ कितने बच गए आपके? 4। अब आपके जो ये 4 जो बच जाते हैं ना, इन चारों को क्या कहा जाता है? इन चारों को कहा जाता है, यहां पर मैं लिख दूं यौगिक, और यहां पर मैं लिख देता हूं आपका कौन सा? योग रूढ़। रूढ़ शब्द का मतलब होता है प्रचलित। रूढ़ का मतलब क्या होता है? प्रचलित। ये कह रहा है कि भाई यहां पे योग भी होगा लेकिन वो प्रचलित हो जाएंगे। प्रचलित होने का मतलब कि दो आप अलग अलग स्वरों को जोड़ोगे तो तीसरे के लिए प्रचलित हो जाएंगे। कैसे? देखो अभी बताते हैं। यहां पर आपके लिए कौन सा स्वर है? आपका योग रूढ़ स्वर है। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से 4 बोलो? ए, आई, ओ और औ। ए, आई, ओ, औ। अब हम इनकी उत्पत्ति देखेंगे अगले पेज पर कि ये चारों बने कैसे हैं। याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये संधि स्वर है। संधि का नियम इनमें लगता है, इनमें भी लगता है और इनमें भी लगता है। तो पहले तो आप इस पेज पर इन मूल स्वरों को, यौगिक स्वरों को और इन स्वरों को नोट कर लीजिएगा। अगले पेज पर ए, आई, ओ, औ ये कैसे बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, संरचना और बनावट के आधार पर स्वरों के कितने भेद हो गए? 3। कि स्वर जो है वो बनते कैसे हैं, वो इस प्रकार से आपके बनते हैं। अब इन 4 को समझते हैं अगले पेज पर। हो गया नोट यहां तक? आपका हो गया क्या? कर लो फटाफट। किसी को पता है ए कैसे बनता है? किसको पता है ए कैसे बनता है? हाँ, कैसे बनता है? आई कैसे बनता है? ओ कैसे बनता है? औ कैसे बनता है? जानते हैं हम, अभी जानते हैं। लिखो, आप फटाफट लिखो। तो ए और ई को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अच्छी बात है। तो आ के साथ ई मिला दोगे तो नहीं बनेगा?
नहीं बने तो क्या बनेगा? तब आई बन जाएगा, है तब आई बन जाएगा। चलो करते हैं बात अभी, ठीक है, हो गया। चलो आगे देखते हैं। ये जो चारों जो संयुक्त स्वर आपके आ जाते हैं, सॉरी चारों जो आपके योग रूढ़ स्वर जो आ जाते हैं, इनको संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। अभी हम लिखेंगे योग रूढ़ स्वर जो है आपके चार। अगर इन चारों की बात करी जाए तो पहला कौन सा दिख रहा है आपको? ए। पहला है आपको ए। ए जो है वो आपका कैसे बनता है नोट करेंगे अपने। पहला जो है वो आपका बनता है, पेन चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां पर अगर बात करी जाए ए या आ के बाद में यदि आप ह्रस्व और दीर्घ ई को जोड़ दोगे तो आपका क्या बनेगा? ए ही बनेगा। गुण स्वर संधि नहीं पढ़ी कभी आपने? कल पटवारी के पेपर में आया था गुण संधि का उदाहरण। आत्म धन उत्सर्ग, आत्म उत्सर्ग होता है। हिमालय आया था, बहुत आसान आसान। नदीश आया था, बहुत आसान उदाहरण आए थे। चलो देखो, अब यहां पर मैंने कहा कि सर ए के बाद में ई आ जाए तो भी क्या बनेगा? ए बनेगा। ए के बाद में दीर्घ ई आ जाए तो भी ए बनेगा। अगर आपका आ के बाद में ई आ जाए तो भी ए बनेगा। अगर आ के बाद में दीर्घ ई आ जाए तो भी ए बनेगा। समझ में आ गया? इन चारों कंडीशन से आपका ए बनता है। इसलिए ये ए जो है ना वो गुण स्वर है। कौन सा स्वर है? गुण स्वर। इसमें गुण संधि का रूल लगता है। आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा जो स्वर है वो आपका कौन सा, इधर अपने लिख लेते हैं, ठीक है। कल मॉर्निंग में क्लास मेरी मॉर्निंग में जो क्लास होती है उस क्लास में मैं पढ़ा रहा था पत्र। तो वहां पर मैंने एक अधिसूचना नोटिफिकेशन पढ़ाया था, रिमाइंडर अनुस्मारक पढ़ाया था। वही पेपर में आए थे दोनों के दोनों, मतलब उनका पूछा गया था अंग्रेजी में। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए आपके लिए आई कैसे बनता है? आई कैसे बनता है? ये उसका बड़ा रूप है। ये वृद्धि स्वर है। यहां पर वृद्धि संधि का रूल लगता है, इसलिए इसको वृद्धि स्वर कहा जाता है। आई वृद्धि संधि में बनती है ना, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ए बन जाए, ए लग जाए, ए, इसीलिए तो उसको आई बोला जाता है, एक्स्ट्रा बोला जाता है इसमें। अब यहां पर आपको देखना है कि अगर ए के बाद में, अगर आ के बाद में ए आए तो वहां पर आई बनेगा। ये वृद्धि स्वर है और ये आपका गुण स्वर है। कंप्लीट। अब देखो तीसरा और चौथा। तीसरा है आपके सामने कौन सा? ओ। कैसे बनता है ओ? तो ओ की बात अगर करें आपके सामने, तो अगर आप ए या आ के बाद में ह्रस्व और दीर्घ ऊ बोलो तो क्या बन जाएगा आपका? ओ बन जाएगा। ए के बाद में ऊ छोटा, ए के बाद में ऊ बड़ा, आ के बाद में ऊ छोटा और आ के बाद में ऊ बड़ा। ये सबका क्या बनेगा आप? है? अरे बहुत मन बेरो है यार। मैं यहाँ सोचूं हाथ में काम चाल जाए, क्योंकि मेरी आदत है वो, हम उस पे मैक्स पर पढ़ाते हैं। तो है तो ओपीएस, ये भी ओपीएस है। इसमें अपडेट नहीं है, ये खर्चा लगता है 2-3 हज़ार का, तब आ जाता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, ओपीएस, और उसी का ये नोट 3 वर्जन है। आप लगा से तो बताओ, हैं आओ भी बता से, अभी बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर ओ जो है ये कौन सा स्वर है? गुण स्वर है। गुण स्वर। यही रूल आया था कल के पेपर में। शब्द था कौन सा? आत्म उत्सर्ग शब्द था। अभी डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ में, क्योंकि रूल पढ़ रहे हैं। हाँ दिक्कत तो क्या ही होगी, ठीक है। हाँ अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाद में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान में रखना औ। औ कैसे बनता है? औ बनता है आपके सामने क्या? अगर ए या आ के बाद में यदि क्या लगा दिया जाए आपका ओ, तो आपका क्या बनेगा? औ बनेगा। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि सर ए के बाद में ओ या आ के बाद में ओ, बनाना आपका औ है। ये दोनों जो स्वर है वो कौन से हैं? वृद्धि स्वर हैं। और ये दोनों स्वर है वो आपके कौन से स्वर हैं? गुण स्वर हैं। तो ये जो तीनों स्वर है वो दीर्घ स्वर हैं, और ये जो स्वर है वो कौन से है?
मूल स्वर हैं संधि की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। अब देखो आज वाला उदाहरण था, नोट कर लो फटाफट इनको। अब इनके उपनाम भी बताऊंगा। उदाहरण था आपका आत्मधन उत्सर्ग, ये था आत्मधन उत्सर्ग। यहां पे ए की मात्रा है और यहां पर है ऊ की मात्रा। ये रहा ए के बाद में ऊ आ जाए तो आपको क्या बनाना है, ओ बनाना है, ओ बनाना है। तो शब्द आपका क्या बन जाएगा, क्या बताया, ऊपर वाला गुण है, दोनों ही गुण है, ये दोनों गुण स्वर है, दोनों वृद्धि स्वर है। अब इनके उपनाम, अब इन दोनों के उपनाम, ठीक है। तो इन्हीं उपनाम के बारे में हम बात करें तो आप सबको यहां पे ध्यान में रखना है। आ जाओ, इसके जो उपनाम जो होते हैं यानी कि योगरूढ़ स्वरों के जो उपनाम होते हैं उनको कहा जाता है, एक नाम होता है इनका कौन से स्वर, विजातीय स्वर। एक नाम इनका होता है कौन से स्वर, असमान स्वर। और एक नाम इनका होता है जो बहुत बार परीक्षा में सीधा पूछा जाता है, जिनको कहा जाता है भैया संयुक्त स्वर। हाँ, संयुक्त, जो आपका संयुक्त है वो मेरा संयुक्त है। हाँ संयुक्त, आपकी संरचना है तो मेरी संरचना है। आप भी जब यण स्वर आप व्यंजन संधि का दूसरा रूल तीसरा रूल पढ़ लोगे तो आप भी कोशिश करोगे मैं भी संयुक्त बोलूं, मैं भी संज्ञा बोलूं, ठीक है, मैं भी संरचना बोलूं, कोशिश करेंगे ऐसा करके, ठीक है। चलो, योगरूढ़ स्वर कंप्लीट है। कल आके मैं ये पूछूंगा भी ए कैसे बना, दक्ष तो बता देगा, दक्ष दक्ष हो जाएगा ना, घर जाके दक्ष हो जाना इनमें ना, ठीक है। ये इसके, ये उपनाम इनके ही तो हैं, योगरूढ़ के उपनाम है, खुद के मत लिख देना उपनाम। मम्मी को कह दो आज मेरे उपनाम ये है, देखो मैं विजातीय स्वर हूं और मैं संयुक्त स्वर हूं और मैं असमान स्वर हूं, ऐसा करके याद कर सकते हो कि मम्मी मेरा नाम तो योगरूढ़ है लेकिन मेरे उपनाम ये, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अरे यहां तो मम्मी नहीं है ना, मम्मी तो हर जगह है भाई, ठीक है, मम्मी हर कण कण में है। माता में, माता तो एक ऐसा शब्द है जो हर कण में है, ठीक है। मम्मी, मम्मी का वात्सल्य प्रेम हमारे साथ में हमेशा, तो मम्मी हमारे साथ ही है, ठीक है। तो मम्मी को तो महसूस किया करो, ठीक है। माँ जब नाम लेते हो तो आपको घर में माँ जो रसोई का काम कर रही होती है वो वहां दिख देती है कि देखो माँ जो है वो चूल्हे का काम कर रही है। चलो नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो भैया अगला भेद आपके बीच में, अगला भेद यानी कि दूसरा भेद आपका कौन सा होता है, ठीक है। तो दूसरे भेद के बारे में अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो दूसरा जो भेद होता है वो होता है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। क्या होता है आपका, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर स्वरों के प्रकार पढ़े हैं क्या, कितने भेद होते हैं आधार पर। थोड़ा तिरछे हो गए भाई, इसको हटाता हूं मैं, तिरछे नहीं होने चाहिए, सीधे सीधे चलने चाहिए। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होंगे, आदित्य कितने होंगे। क्या गुरुजी मेरे लिए नाम याद है कि ज्यादातर थाना है, क्योंकि आदित्य सूर्य का क्या होता है, पर्यायवाची। तो यार आपका नाम तो मैं भूल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे ही पर्याय हो आप। चलो कितने भेद हैं, दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद हैं, जो आपके एनसीईआरटी की जो किताब आती है 9 से 12 वाली, उसमें दो ही भेद लिखे गए हैं। स्वर को 5 लाइनों में खत्म कर दिया गया है, ठीक है, स्वरों को 5 लाइनों में खत्म है।
11 स्वर होते हैं और उसमें लिख दी कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर 7। खत्म। ओके बाय टाटा। ठीक है, स्वरों का बहुत लंबा है। तो देखो 2 भेद जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, आपको एक चार्ट बनाना है। चार्ट बनाना जिसको अच्छा नहीं लगता वो सीधी लाइन में लिख सकता है। ठीक है, कह दो गुरुजी थे के डबिया डबिया सब बना रहे हो, आपको जैसी मतलब सुविधा लगे वैसे बनाओ। पहले जो भेद है जिसका नाम होता है भैया ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर है को थोड़ा सा बोलो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ठीक है, ह्रस्व स्वर है, री नहीं बोलना, रे ही है, ह्रस्व ही है, री नहीं है। ये बहुत सारे लोग इसको री उच्चारण करते हैं, री तो हृदय में है, जब उसमें ऐसी घुंडी लगेगी तब है री, ये तो रे ही है। इधर दूसरा जो भेद है उसमें कौन सा आ जाएगा आपका, दीर्घ स्वर आ जाएगा। तो यानी कि टोटल कितने स्वर आपके पास में, टोटल कितने स्वर है, 11 है। इन 11 को कितने भागों में डिवाइड करना है आपको, 2। ठीक है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। पांचवा कौन सा ह्रस्व आ गया, नहीं, हाँ नहीं, पांचवा ही तो पूछ रहा हूं मैं। हाँ, संस्कृत में 5 होता है, री भी होता है। ओके चलेगा। यहां पर ह्रस्व स्वर संख्या 4 होती है और 4 में आपका एक ए, ई, उ और री। क्या इन चारों को एक साथ लिखा हुआ देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, हाँ ये 4 जो है वो क्या है, आपके मूल स्वर हैं। तो आप कह सकते हो भैया जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही मूल स्वर होते हैं, जो मूल स्वर होते हैं वही ह्रस्व स्वर होते हैं। अब जो 7 बच गए वो कौन से स्वर है आपके, 7 जो बच गए आपका, एक आ, एक दीर्घ ई, एक दीर्घ उ और उसके बाद में आपका ए, आई, ओ और औ। इनको बोला जाता है भैया दीर्घ स्वर। इनके उपनाम भी तो है, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। इनके उपनाम कौन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर के उपनाम कौन कौन से बताओ। तो ह्रस्व स्वर के उपनाम जो है वो आपको बताता हूं मैं, कौन कौन से इसके उपनाम होते हैं। ह्रस्व स्वर को सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, मूल स्वर कहा जाता है, ये तो बात होगी जी। उसके बाद में ये ह्रस्व स्वर है, इनको कहा जाता है लघु स्वर। लघु का मतलब छोटे, तो इसलिए इनको कौन से स्वर कहा जाता है, छोटे स्वर भी कहा जाता है। लेकिन हमने कहा कि मात्रा, मात्रा का मतलब इनको क्या कहा जाता है, एक मात्री स्वर कहा जाता है। कहने का मतलब इन स्वरों की एक ही मात्रा होती है, इन स्वरों की एक ही मात्रा। इस बात को आप शायद नहीं समझे होंगे, अभी समझाते हैं। ठीक है, हाँ अभी बताऊंगा मात्रा कहां पे। ठीक है, अब हम आगे की बात करें तो आपके सामने आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनका जो दूसरा जो नाम है वो आपका क्या है, गुरु स्वर है। और इनको क्या कहा जाता है, बड़े स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इनको बड़े स्वर भी कहा जाता है और इनको द्विमात्री स्वर भी कहा जाता है, इनकी 2 मात्रा होती है। ठीक है, और इनको एक नाम और होता है, इनको कहा जाता है संधि स्वर। संधि में आपके आ, ई, उ दीर्घ संधि बनती है, ए और ओ गुण संधि बनती है, ऐ और औ वृद्धि संधि बनती है, इसलिए इनका नाम होता है संधि स्वर। अब मैं थोड़ा सा आपको वो समझाता हूं कि उच्चारण और मात्रा ये क्या है, ये समझो थोड़ा सा लिखने के बाद में। मात्रा का मतलब तो यह है कि जो आप शब्द लिखते हो उसमें जो मात्रा आती है वो मात्रा 2 प्रकार की है। अगर आपने, आपके पास में लिटरेचर सब्जेक्ट रहा है, किसी के पास था क्या साहित्य, हिंदी साहित्य, फिर तो तनबेरो होना चाहिए मात्रा, पढ़ा नहीं था जरूर। और किसके पास था, संस्कृत साहित्य किसके पास था, हिंदी को नहीं, संस्कृत को टुलेशो, हिंदी साहित्य नहीं था।
था तेरे पास? नहीं था? बायोलॉजी का स्टूडेंट है? साइंस वाला भी में डेरू बाजड़ा ही हुआ है। आपके पास क्या था? कॉमर्स वाले? अरे अरे, भांति भांति के प्राणी हो आप तो। दक्ष साइंस मैथ वाले हो? अंकिता साइंस बायो? एग्रीकल्चर लाग रहे मन यार, एग्रीकल्चर वाला सो तो वो कृषि पर्यवेक्षक आई हुई है, कर रहा है क्या? एलिजिबल नहीं है? अच्छा, और होने चाहिए सपने में। हाँ तेरे पास? आर्ट्स? हाँ आर्ट्स वाले ठीक है। हाँ आर्ट्स, कौन से सब्जेक्ट आर्ट्स? तीनों सब्जेक्ट इसी के ले लिए। लैंग्वेज है कि नहीं? किसी ने सजेस्ट करी आपको? नहीं करी? करनी चाहिए थी एक लैंग्वेज। और ऐसा एक स्कूल में पढ़े हो क्या? क्या पता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया आपको। ऐसा नहीं कह रहा हूं खराब सब्जेक्ट है, लेकिन डिग्री के जो 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनके पास में एक लैंग्वेज होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी हो, ताकि आप पढ़ रहे हो, आपका जो आइडिया वो कब बदल जाए टीचिंग लाइन में जाने का, आपका आइडिया कब बदल जाए दूसरी लाइन में जाने का। अगर आप टीचिंग लाइन की बात करो तो आपका तो SST एक ही बनता है, रफा दफा बटे काम समाप्त दोनों का। अब मतलब ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बहुत लंबा प्रोसेस है ये बताने में। बता रहा हूँ लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास में। स्कूल या कॉलेज वाले क्या करते हैं कि अपने सुविधा के अनुसार बच्चे को, आया नया नवेला बच्चा होता है उसको क्या पता, थोप देते हैं सब्जेक्ट, उनको थोप देते हैं कि ले भाई ये तेरे पास है। कि नहीं गुरुजी मन तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेने। कह रहे पढ़ ले भाई बावड़ा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है। एक चैप्टर को काट के दिखा दिया होगा, दिखाया था क्या? नहीं दिखाया, लेकिन आपको तो कह दिया कि ये ले लो, है ना? या किसने दिलवाई? खुद ही ली थी। खुद नॉलेज नहीं रखते होंगे। मैं एक स्कूल, छोटी सी बात बताता हूँ, पढ़ते पढ़ते बीच में नॉलेज की बात है। हमारे रावतसर में मैं एक स्कूल में गया था, सीनियर स्कूल था, और वो ऐसे स्कूल वाले मित्र हैं, मैंने रावतसर के स्कूलों में बहुत पढ़ाया तो वो मुझे जानते हैं। उन्होंने कहा था कि आप आओ, तो मैसेज किया था कि रावतसर आओ तो स्कूल में आया आके जाया करो। ठीक है, ये होता है अक्सर कि जो बाहर पढ़ाता है वो एक बार को स्कूल में आए। तो मैं ऐसे ऑफिस में गया था, एडमिशन का टाइम चल रहा था। मैं थोड़ा खुरापाती हूँ इस मामले में। मैं बैठा था, खुरापाती का मतलब मैंने उनसे सवाल बात कर रहे थे, आपको ये सब्जेक्ट दिला देंगे, आपको ये दिला देंगे, आपको ये दिला देंगे। मैं जैसे ऑफिस में कोई नहीं था तो मैंने पूछा सर यार एक बात बताओ कि बाई चांस अपने गांव के लोग हैं वो बाद में BST से BEd करते हैं, तो आप इसके डिग्री के सब्जेक्ट क्या मतलब ये डिग्री में जाके क्या करेगा, उसके BEd के सब्जेक्ट क्या बनेंगे? इत तो बेरो ही कौन गुरुजी माने तो। मैं कि यार बड़ी दुर्दशा है। मैंने उनको उसी टाइम पे कहा था। प्राइवेट स्कूल था, मेरा भतीजा और भतीजी उनके पास में पढ़ते थे। मैं हालत ख़राब है। आपको ये भी पता नहीं है कि आगे चलकर BEd करने के लिए अगर किस व्यक्ति के पास में ये 3 सब्जेक्ट है तो कौन सा सब्जेक्ट बनेगा, अगर ये सब्जेक्ट है तो कौन सा सब्जेक्ट बनेगा। ये कंपलसरी चीज़ है, उस मैनेजमेंट को पता होनी चाहिए। अपना हित न साध के बच्चों का हित साधे। क्योंकि मेरे पास में ऐसे बहुत सारे क्लाइंट है, मैं तो BSTC PTT इसके ऊपर वर्क करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो बच्चे क्या सर हमें स्कूल वालों ने दे दिए। तब मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्कूल वालों ने थोप तो नहीं दिया आपको? स्कूल में यही थे। ये इश्यू और होता है। मैंने कहा यार अंग्रेजी लिटरेचर दिलवाओ ना यार, कोई बच्चा अंग्रेजी में अच्छा है तो। कि गुरुजी पढ़ाने वाले को नहीं, सब्जेक्ट ही को नहीं। तुम यार पढ़ाने वाला नहीं है तो अब की बार रीट में अंग्रेजी की सीटें खाली गई थी, ऐसा ना हो आगे चलकर सीटें खाली जाए। ये भी एक फैक्ट होता है। इसलिए तब मैंने उनको अब की बार वापस से भतीजे और भतीजों का उनके पास में एडमिशन था। मैंने कहा अब नहीं लगाऊंगा आपके पास। कि गुरुजी क्यों? मैंने कहा बताओ सब्जेक्ट क्या दोगे? सब्जेक्ट देंगे जी एक कंप्यूटर, एक देंगे जियोग्राफी, एक दे देंगे हिस्ट्री पॉलिटी, कुछ भी ले लो। मुझको लैंग्वेज कहाँ गई? तो लैंग्वेज हमारे पास हिंदी लिटरेचर है ही नहीं। मैं क्यों, कहानी खत्म है। TC काट दी, मैं यहाँ जयपुर पढ़ा रहा हूँ अब बस। अब मैंने स्कूल वालों से पहले बात की, यहाँ स्कूल है एक बड़ा, कि आपके पास सब्जेक्ट क्या है। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, फोर्स है, उसमें मैं मैंने लगाया उनको। क्योंकि मैं
पक्षधर हूँ इस मामले की। मैं खुद गवर्नमेंट टीचिंग की तैयारी करता हूँ, फर्स्ट ग्रेड लगने की तैयारी करता हूँ, तो बच्चे मेरे गवर्नमेंट में ही पढ़ने चाहिए। मुझे एक दिन का शिक्षा मंत्री बना देना, मैं सारे सरकारी स्कूल में मास्टरों को आदेश जारी कर दूं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। एक दिन मुझे शिक्षा मंत्री बना दे तो पहला आदेश यही पारित करूं। ठीक है, तो उनके पास में प्रॉपर दोनों लैंग्वेज थी और बाकी कोई सब्जेक्ट था। बच्चे का एक सब्जेक्ट होता है फेवरेट, एक या दो सब्जेक्ट होते हैं, तो उस हिसाब से उनको दे दिया। तो ये बात होती है। आप भी याद रखना, आपके छोटे बड़े भाई बहन है, भविष्य को केंद्र में रखते हुए कि हो सकता है किसको क्या करना पड़ जाए। भाई सारे आरएस नहीं कर सकते, सारे डॉक्टर नहीं कर सकते, है ना, सारे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो ले दे के ये होता है कि हम बच्चे को बीएसटीसी कराएं, बच्चे को बीएड करवाएं, जनरली ये होता है। तो उनके सब्जेक्ट क्या बनेंगे? आप लोगों को कह रहा हूं, आप बड़े भाई बहन बन जाओगे, अब अभी छोटे भाई बहन होंगे आपके, तो इस हिसाब से आ जाओ आ जाओ। क्या ही पढ़ रहे थे, दिशा भटक जाता हूं मैं तो कभी कभी। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज आपको बहुत आगे लेके जाता है। अब मैं आपको क्या बता रहा था, बात कहां से चली थी? मात्रा से चली थी कि स्कूल वालों को कोसने तक की बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, लंका लगी, कभी वो सुन लेंगे रिकॉर्डेड वीडियो तो ऐसे पंगा हो जाएगा। ऐसे मैंने एक दिन एक लाइव क्लास में मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था उसकी लंका लगा दी लाइव में, वो बाद में आपको भी बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लंका लगाने का मतलब समझते हो क्या क्या होता है? बस तो उल्टा तो क्या बोला, उल्टा सीधा नहीं बोला मैंने, जेन्युइन बात बोले है, विश्लेषण करना उनका एक तरीके से। उल्टा सीधा में तो बहुत कुछ आ जाता है यार, इतो तो भले मत लगा। चलो देखो, मात्रा की बात मैं यहां पे कर रहा था। जैसे कि आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है सरल, और एक शब्द लिखा हुआ है कौन सा? ओम है, हरिओम। ठीक है, मान लो ये दो शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, तो सरल शब्द में कितनी मात्रा है और हरिओम शब्द में कितनी मात्रा है, उसको जानेंगे तो आप इन स्वरों को देखोगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्वर है इनमें एक मात्रा होती है और ये जो स्वर होते हैं उनमें दो मात्रा। लंबा चैप्टर है, इसको आगे नहीं लेके जाऊंगा, बस इतना ही बताऊंगा, ये मात्रा बस देख लो एक बार गौर से। अब आ जाओ, यहां पर सरल जो शब्द है इसको यहां से हटाते हैं और आपके सामने इसमें कौन सा स्वर दिख रहा है आपको? ए स्वर। यहां कौन सा दिख रहा है? ए स्वर। और यहां पर कौन सा स्वर दिख रहा है? ए। तो कितनी मात्रा होगी? 3 मात्रा होगी। ए, ई, उ और री, इनकी मात्रा होती है 1 1 1, इनको एक ही गिना जाता है। और बाकी जितने स्वर होते हैं उनकी मात्रा कितनी होती है? 2। या तो मात्रा 1 होगी या मात्रा 2 होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। अब जैसे कि मान लो हमने एक नाम लिखा, कौन सा? हरिओम लिखा, तो हरिओम में कितनी मात्रा है? देखो, हरिओम में सबसे पहले ए की मात्रा है, फिर आपकी ई की मात्रा है, फिर आपका ओ है और उसके बाद में आपका अ है। तो ए की मात्रा 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, इसकी 2 और इसकी 1। 1 2 3 4 5, कितनी मात्रा होगी? 5। यह है मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, कि आप किसी भी, अब अपने अपने नाम की मात्रा गिन दो ताकि एक नई जानकारी आपको मिल जाए। गिन दो। हाँ, तेरी तो गिन दी मैं भाया, तेरो काम आसान कर दियो। आकांक्षा गिन दे मात्रा। हरिओम गिन दो। हरिचरण, हरिचरण क्या? शिवचरण, शिवचरण गिन दे भैया। दक्ष गिनो मात्रा कितनी है, या गिन दी कितनी है? दक्ष है 2 ही है। आकांक्षा 6, ठीक है। आकांक्षा 6 मात्रा। तेरा नाम क्यों बोलियो मैं? अंजलि 4, 1 2 3 4। अंजलि में मात्रा बड़ी लगाती है, लेकिन अंजलि में मात्रा है 5। नाम का ही है भैया, भगवान, अरे भगवान, ठीक है। प्रभु, कितनी मात्रा है? वैसे देखा जाए ना, भगवान शब्द कैसे लिखा जाता है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आप धीरे धीरे हिंदी में आप आगे बढ़ोगे तो आपको अनछुए पहलू आपको मिलेंगे। कि हमने इतने दिन तो हिंदी को ऐसे हल्के में ले रखा था, हिंदी इतनी हल्की है नहीं। भगवान शब्द ऐसे लिखा जाता है एक्चुअल में। तो अगर इस आधार पर अगर देखेंगे ना, तो 1 2 3 4, 4 मात्रा होगी, 4 होगी। अब क्या नाम था? दक्ष।
यहां पर दक्ष में कितनी मात्रा है? भाई ने कहा 2, लेकिन इसमें मात्रा कितनी है? 3। कैसे कैसे? देखो, अगर यहां पर संयुक्त वर्ण आ जाए तो अपने से आगे वाले को क्या कर देता है? 2 कर देता है। ये छोटा है, ये ए की मात्रा छोटा है 3। आकांक्षा में ऐसा सीन हुआ था, लेकिन वो पहले से 2 मात्रा थी। भाई आकांक्षा में भी क्ष लगता है, वो अपने से आगे वाले को 2 करेगा, लेकिन वो पहले से 2 था। ठीक है, वो पहले से 2 था। अब एक शब्द आता है अंजलि। ठीक है, यहां पर देखो अंजलि कितनी मात्रा है इसमें? इस ए के ऊपर अनुस्वार लगे ना तो इसको 2 गिनना पड़ता है। रूल नहीं बताऊंगा, बस आपको इतना याद रखना, किसी भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगे वो उसको 2 ही गिनना है, उसकी 2 मात्रा हो जाती है। ये रूल है, इसीलिए मैंने पूछा साहित्य किसी के पास है क्या? साहित्य में एक छंद विधान लगता है, उस छंद विधान में इन मात्राओं को बहुत अच्छी तरीके से यगण भगण तगण मगण जगण यह माता राज भान साल का कभी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा था, बस गुणों को नहीं पढ़ो तो सब कुछ हो। ठीक है, चलो अब इनको बोला जाता है, हमने कहा कि इनको क्या बोला जाता है साथियों? मात्रा या फिर उच्चारण। उच्चारण का मतलब है आप जो स्वरों को बोल रहे हो, कौन से को बोलने में कम समय लगता है तो कौन से को बोलने में ज्यादा समय लगता है। बस इनको बोलने में कम समय लगेगा तो इनको बोलने में ज्यादा समय लगेगा। अब आ जाओ, ये तो होगी आपकी बातचीत। ठीक है भाई, अब होगी आपकी बातचीत। अब तीसरा भेद, तीसरा भेद फटाफट मेरे साथ साथ में आप नोट कर लीजिएगा। अपने अपने नाम की मात्राएं आप नोट कर चुके हैं। अभी आपके धीरे धीरे आपके नामों के वर्ण भी काउंट करवाएंगे आपसे। लेकिन तीसरा भेद है जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार। यानी कि आपकी जो जीभ होती है, अब भाई वर्गीकरण करने वाले ने क्या खतरनाक वर्गीकरण किया है। अब जीभ को क्या मतलब रखा है, कैसे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना तो वर्गीकरण कर देते हैं। तो मैं जीभ बना रहा हूं, किसकी बनाऊं बताओ? है किसकी जीभ बनाऊं? भगवान की? क्यों तेरली बना दूं तो कहीं हुआ है? काली जीभ किसकी है? किसी की नहीं है? अरे होनी चाहिए काली जीभ तो है। शिवचरण की काली है, थोड़ी थोड़ी तो सबकी काली है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, ये एक हमने जीभ बना ली। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि चीजें आपको जल्दी से आसान तरीके से, रट्टा नहीं मारना है, ऐसे तरीके से याद करना है। 11 जो स्वर है उनको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो जीभ की 3 जगह हैं। जीभ की कितनी जगह है? 3। कौन कौन सी? एक जगह तो आपके आगे की है, एक जगह आपकी बीच की है और एक जगह आपकी पीछे की है। आगे की जीभ है उसको अग्र भाग कहा जाता है, बीच के भाग है उसको मध्य भाग कहा जाता है और पिछला जो भाग है उसको पश्च भाग कहा जाता है। ऐसे अग्र हो जाएगा, यहां पर मध्य हो जाएगा और यहां पर पश्च हो जाएगा। अब देखो आपके 11 जो स्वर हैं, उन 11 स्वरों को मैं यहां नोट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ में नोट कर लो ताकि समय बच जाए आपका। इन 11 स्वरों को मैं यहां पे कर रहा हूं नोट। कर दूं? कर दूं क्या नोट? बताओ, कर दो भाई। ठीक है, यहां पर आपका ए है, फिर उसके बाद में आपका आ, ई, बारी बारी से लिखेंगे तो आपके ये 11 स्वर भी आपके कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, आप कहोगे गुरुजी हमें तो छोटा बच्चा बना दिया आपने कि रोजगा ए ऐ ओ और अभी तो कै ख गेड़ा भी बाकी पड़े हैं, कल उनका नंबर आएगा। ठीक है, ये 11 स्वर हैं। अब इन 11 स्वरों को कितने भागों में डिवाइड करना है आपको? 3 भागों में। कैसे डिवाइड करें? बहुत बार आते हैं आरएस को छोड़कर बाकी एग्जाम में जहां पर वर्णमाला लगाई जाती है प्रॉपर रूप से, उनमें तो ये पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है। ठीक है, हमारा ध्येय आरएस है, लेकिन उसके साथ में हमारा ध्येय राजस्थान की और भर्तियां भी है, छोड़ तो इनको नहीं सकते। अब आरएस मेंस की तैयारी करे, वो भी 4th ग्रेड का पेपर देगा, क्या मतलब हमें एग्जाम तो सब देने हैं। इसलिए यहां पर मैंने कहा कि ये एक भाग है और ये एक भाग है, इसका नाम क्या है? अग्रस्वर। ठीक है, ये जो आपका दूसरा भाग है इसका नाम क्या है? मध्यस्वर।
और ये जो आपका तीसरा जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? पश्च स्वर। एक विलोम शब्द भी याद करवा दूं आपको, पानी पिला दे यार मुझे भी थोड़ा सा। एक आपको विलोम शब्द भी याद करा दूं। अग्र का विलोम क्या होता है? पश्च। लिखा पड़ा दे, आय का मतलब अगला और पै का पिछला। धन्यवाद। चलो अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, जो आपका अग्र जो है उसका विलोम पश्च हो जाएगा। स्पीकर चल रहे हैं क्या? आज क्लास के स्पीकर चल रहे हैं क्या? है ही नहीं क्या स्पीकर? मुझे ऐसा लग रहा है आज स्पीकर बज रहे हैं क्या, मैं तेज बोल रहा हूं? हाँ मेरे तो स्पीकर बज रहे हैं, लेकिन मेरा सोचा मेरे कान के स्पीकर ज्यादा बज रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो देखो, आपका अग्र का पश्च, रूम खाली होता है ना, वो इक्को बनाता है इस वजह से। ठीक है, अब इन 11 स्वर में से आप ऐसा कौन सा स्वर याद करो कि जो आसान हो। पहले तो हम सबसे पहले वाला स्वर ही देख लेते हैं। पहले वाला स्वर कौन सा आपका? अ। ए स्वर आपका कौन सा होता है? एकमात्र ऐसा स्वर जो आपका मध्य स्वर है, बस। सबसे पहला स्वर है वो आपका कौन सा है? मध्य स्वर है। उसके बाद में आपका ये कितने नंबर का स्वर है? 3 नंबर। आपको इनमें से ऐसे स्वर छांटने हैं जो 3-3 नंबर से बनते हो, जो 3-3 नंबर से बनते हो। कितने स्वर हैं? कितने स्वर है बोलो? ऐसे कितने स्वर हैं जो 3-3 नंबर से बनते हैं? 5 है क्या? कौन कौन से 5? एक आ, उ, फिर बड़ा उ, ओ, औ। ये जो है वो आपके इस 3-3 करवा, याद करने का तरीका और कुछ नहीं है ये, बस। ठीक है, याद रह जाए कि पहले आपने पहला ही स्वर याद कर लिया, मध्य, जिसकी संख्या 1 है। उसके बाद में इधर आ जाओ, आपका आ जाता है। ठीक है, पहले आपका क्या आ जाता है? आ, उसके बाद में उ, फिर आपका दीर्घ उ, फिर आपका ओ, और फिर उसके बाद में आपका औ। ये 5 जो स्वर होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। मतलब ऐसे स्वर जो जीभ के पीछे के भाग से बोले जाते हैं। खड़े थे शिष्य के सामने, खड़े हो जो आज पिताल्यान स्वरान, कि ये जीभ के पिछले भागों बोली जाएगी। मतलब आप ऐसे ट्राई कर लो, तो ऐसा ट्राई नहीं करना है आपको, तो याद करना है। ट्राई क्यों ही करेंगे, है ना? अब बच गए वो स्वर कितने हैं? कितने स्वर बच गए? 5। भाई 5 बच गए ना, तो वो 5 स्वर आपके कौन से हैं? अग्र स्वर है। एक बच गया आपका हर्स्व ई, दूसरा बच गया दीर्घ ई, फिर उसके बाद में ए, आई और एक री। हेलो, याद हो गया? बस एक बार आप बिना देखे घर पे ऐसे प्रैक्टिस कर लेना रफ कॉपी में, उम्र भर नहीं भूलोगे। अगर ऐसे रट्टा मारोगे, अग्र स्वर ई ए आई री, अग्र स्वर ई ए आई री, नहीं याद होगा। और आप ऐसे फॉर्म, आप एक जीभ का डायग्राम बना लेना, फिर मध्य लिख लेना, अग्र लिख लेना, पश्च लिख लेना, हमेशा याद रहेंगे। हमेशा, सच कह रहा हूं, आप ईमानदारी से कह रहा हूं, 2-3 बार घर जाके रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। या कोई छोटा बड़ा, कोई मम्मी पापा भाई बहन, किसी को भी पकड़ के आ जाओ, अग्र स्वर याद कराओ, पश्च स्वर याद कराओ, है? किसी को भी। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप दीवार के सामने बैठ जाओ, दीवार के सामने के लिए, दीवार रुक, तेरे को ये याद करवाऊं। वो दीवार को याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन आपको याद होंगे। समझ रहे हो ना इस बात को? मैंने कैसे याद किए? मैं कभी ऐसा नहीं है कि ठीक है यार मुझे आज जाके ये स्वर पढ़ाने पड़ेंगे, उनका रट्टा मार के जाऊं। रट्टा मारने से याद ही नहीं होगी चीजें, मेरे से पहले से याद है ये। याद कैसे है? इस जीभ के आधार पर। मैं जहां भी ये स्वर पढ़ाऊंगा, मैं ये जीभ बनाऊंगा, हमेशा बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि जैसे जीभ बनाऊंगा मेरे याद आ जाएगी पूरी बात, कहानी याद आए। तो आपको भी ऐसा ही करना है। याद करने का ये एक तरीका होता है। कुछ चीज जगह पर आपको ट्रिक क्यों दी जाती है हिस्ट्री में? हो सकता है जो चीजें याद करनी हो उससे ज्यादा खतरनाक ट्रिक हो, लेकिन वो ट्रिक आपको जल्दी याद होती है और उस ट्रिक से आपको चीजें याद हो जाती है। ऐसा सुना है ना आपने? भाई ट्रिक आप याद करते हो, ठीक है, हो जाएगा याद। कल बोर्ड पे कौन बनाएगा लाइव में? हाँ, ये जीभ और ये स्वर, जीभ नहीं, ये सारे स्वर। हाँ, सब कमिटमेंट करो कि हम बना सकेंगे सभी। पक्का? चलो ठीक है, कल आप में से ही किसी एक
विदुषी बालिका और विद्वान बालक का दोनों में एक एक का नंबर आएगा, वो किसी का भी आ सकता है, वो अपनी मिति सुधार के आना। ठीक है, अब आगे और बता रहा हूं, उनमें भी नंबर आपका आएगा, ये चीजें याद होगी। अगला भेद आपके बीच में करवा दूं, टाइम तो कम है बट करवा देते हैं। जाना तो मुझे बहुत दूर है बट कोई बात नहीं, लिख लो। अब हम बात करें, पहले आसान वाला इजी सा करवा देता हूं ताकि उसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। अब अगला जो है वो आपका होठों की गुलाई के आधार पर, होठों की गुलाई के आधार पर जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो आपके होठ गोल हो जाते हैं या चौरस रह जाते हैं, ज्यादा खुलता है कम खुलता है वो। ठीक है, कई बार आता है आपका होठों की स्थिति है ओष्ठ है, वही ओष्ठ है, होठ वही है, ये वाले होठ अपने वाले होठ। ठीक है, होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, चार है क्या, होठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार कितने होंगे, दो ही भेद होंगे। या तो आपके होठ गोल हो जाते हैं, गोल होने का मतलब ऐसे जैसे आप ऊ बोलते हो, ऊ तो जैसे अपनी शेप होती है, आप ऊ को मुंह खोल के नहीं बोल सकते, पहला मुंह खोलो और ऊ बोलो ना, ताबई को नहीं आसी मुंह ये पकड़ ली और फिर ऊ बोल के देखो, नहीं बोला जाएगा। लेकिन जब ऊ बोलते हो ना, अचानक से अपने जो होठ है ऐसे हल्के से होके गोल शेप में आ जाते हैं, ऐसा लगता है अभी गोल गोल बन रहा है, इसलिए उनको दो भागों में उसको डिवाइड किया जाता है। अब गोल हो या ना हो, थेकड़ी प्रकार लेर बैठ जाओ कि चलो जी आप पैमाना लगाते हैं गोल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, गुड जावलो ध्यान रखियो, बट कोई बात नहीं, आपको याद कर लेते हैं इनको। तो इनको कहा जाता है या तो गोलाकार या फिर इनको कहा जाता है वृत्ताकार स्वर। क्या कहा जाता है इनको, वृत्ताकार स्वर। और उसी प्रकार से या तो इनको कहा जाता है अगोलाकार, अगोलाकार, या फिर दूसरा कहा जाता है इनको अवृत्ताकार। ठीक है, या तो गोल हो रहे हैं या फिर गोल नहीं हो रहे, बस दो ही स्वर हैं। कौन कौन से गोलाकार और कौन से गोलाकार नहीं है, 11 ही तो है, इनमें तो छांटना ही तो है दो को। ओ पहला ओ, ऊ बोल के देखो ना, ए को बोला तो खुला मुंह, आ को बोला तो भी खुला, लेकिन ऊ ई को ई बोलते खुलता है, दीर्घ ई बोलोगे तो भी खुलेगा, लेकिन ऊ मुंह बंद होता है और गोल गोल हो जाता है। इसका मतलब पहला आपका आएगा ऊ, तो ऊ पहला आया तो दूसरा और ऊ से बनने वाले, बस बोलने की जरूरत ही कहाँ है ये, क्योंकि इन्हीं से बने हुए हैं, ये खत्म कहानी। ठीक है, तो यहां पर आपके इनकी संख्या आपकी 4 होती है और इधर इनकी संख्या बच गए, वो कितने हो गए, 7। कौन कौन से 7, आपका ए आ ई और उसके बाद में आपका री ए आई। चलो भैया, इनको आप कल याद करके आना, बाकी की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। 1 घंटे का समय पता नहीं कब निकल जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।